नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। स्वागत करता हूं शनिवार की रात जिन्नातों के साथ में। आज मैं लेकर आ गया हूं एक और खौफनाक जिन्नातों की कहानी जो भेजी है राजस्थान से श्वेता ने। तो आंखें बंद करिए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अब मैं आप सभी को कहानी श्वेता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम श्वेता है और मैं राजस्थान के छोटे से गांव में रहती हूँ। यह घटना साल 2003 की है। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा गांव जहां मैं रहती थी वह रेगिस्तान इलाके में था। तब मेरी उम्र यही कोई 19 साल थी। एक दिन की बात है जब मैं और मेरे मम्मी पापा हम अपने चाचा जी के यहाँ जा रहे थे। हमें रेगिस्तान को पार करते हुए अपने चाचा जी के यहाँ जाना था क्योंकि उनके घर में फंक्शन था। हम दिन में नहीं गए। दिन में रेगिस्तान पर जाने का मतलब है कि खुद की मौत को दावत देना, इसलिए हम शाम को 6 बजे ही निकल गए। हमने सोचा कि सुबह तक अपने चाचा जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। रेगिस्तान काफ़ी बड़ा था और तब हमारे पास कोई भी गाड़ी मोटर नहीं था। मेरे पापा के पास ऊँट गाड़ी थी और वही ऊँट गाड़ी ही हमारा जीने का सहारा था। हम तीनों लोग उस रात निकल गए चाचा जी के घर के लिए। रेगिस्तान में रात के समय इतना ठंडा ठंडा लगता है मानो कहीं बर्फीली जगह पर आ गए हों। जब हम घर से निकल ही रहे थे कि हमारे घर के पड़ोस का ही एक आदमी हमसे बोला, कहाँ जा रहे हो? हमने उन्हें बता दिया कि हम कहाँ जा रहे थे। तभी उन्होंने हमसे यह पूछा कि किस रास्ते से जा रहे हो? हमने बोला रेगिस्तान की तरफ से। वहीं से पास पड़ेगा, अगर घूम कर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस आदमी ने हमसे बोला कि रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है रेगिस्तान में, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। सरकार के द्वारा से भी काफ़ी लोग आए थे छानबीन करने के लिए, पर किसी के भी हाथ कुछ सुराग नहीं लगा। जितने भी लोगों की मौत हुई थी उनमें से तो कई लोग तो लापता हो गए और कई लोगों का शरीर ऐसी हालत में मिला मानो किसी ने उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था और खून निकलने का निशान भी कहीं नहीं था। डॉक्टर को भी यह नहीं पता चला कि शरीर का सारा खून आखिर गया कहाँ। जितने भी लोगों की लाशें मिल रही थी सभी के साथ ऐसे ही हो रहा था। पर उस रात हमारा जाना ज़रूरी था। जो हमारे पड़ोस वाला आदमी था उसने कहा हमसे कि अपने ऊँट गाड़ी से बाहर मत निकलना, बेशक कुछ भी हो जाए। हमने उनसे कहा सही है और हम फ़ौरन रेगिस्तान की तरफ निकल गए। बहुत ही सुहाना मौसम था। ऊँट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। मेरी आंखों में नींद आ चुकी थी। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और पीछे की तरफ से रास्ते का नज़ारा देख रही थी। मेरे पापा ऊँट को सलाह देते हुए उसे आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। मेरे पापा ने हमसे बोला कि हमें कम से कम 3 बार तो रुकना ही पड़ेगा इस रेगिस्तान में, क्योंकि ऊँट थक जाएगा तो उसको पानी और खाना भी देना पड़ेगा। हम भी अपने साथ खाना पानी लेकर आए थे। रात के 9 बज गए थे। हमने ऊँट गाड़ी को रोका। मेरे पापा ने फ़ौरन गाड़ी के नीचे से पानी का कनस्तर और भूसे की बोरी निकाली और उसे एक डब्बे में डालकर ऊँट के सामने रख दिया और उस भूसे में थोड़ा बहुत पानी मिला दिया। भूसा खाकर ऊँट थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगा। हम सभी खाना खाने लगे। पापा भी हाथ धोकर अंदर आ गए थे। काफ़ी अंधेरा था पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी। वह हम सबको चरम सुख का आनंद दिला रही थी। 1 घंटे का आराम करने के बाद ही ऊँट फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। आधी रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और 2-3 घंटे बाद ही हम अपने चाचा के यहाँ पहुँच जाते। अब हम रेगिस्तान के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा कैक्टस के पौधे थे और वह हमारे ऊँट गाड़ी से भी काफ़ी बड़े बड़े कैक्टस थे। अचानक चलते चलते ऊँट को ना जाने क्या होने लगा। वह लड़खड़ाता हुआ गिर गया और हमारी जो ऊँट गाड़ी थी वह भी पलट गई। मैं और मेरे मम्मी पापा तीनों जने
धड़ाम से ज़मीन की ओर गिर गए। तभी अचानक से जो हमारे आसपास का वातावरण जो कि ठंडा था वह अचानक से धीरे धीरे गर्म होने लगा। हम लोगों को इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि ऐसा लग रहा हो कहीं आग जल रही हो, पर हमें धुआं नहीं दिखाई दे रहा था। पर उस धुएं की सुगंध को हम महसूस कर पा रहे थे और उस तपती गर्मी को भी हम महसूस कर रहे थे। मेरे पापा फौरन उठे और मेरी मम्मी और मुझको उठाए। वह हमारी ऊँट गाड़ी को भी उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर ऊँट गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने अपने पापा से बोला, पापा पहले ऊँट को तो खड़ा करिए, वह तब से ज़मीन पर ही बैठा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम लोग अपना आपा खो बैठे थे। मेरे पापा ऊँट को उठाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उसके पेट पर पापा बार बार मारे जा रहे थे, पर वह नहीं उठ रहा था। फिर पापा ने ध्यान से देखना चाहा तो पता चला कि ऊँट या तो मर चुका है या फिर बेहोश हो गया है। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। वह ऊँट का मुंह देखने लगे। उन्होंने उसकी सांसें महसूस करनी चाहिए, पर उस ऊँट की सांसें नहीं चल रही थी। फिर हम सबको पता चल गया कि हमारा ऊँट मर चुका है। मेरे पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी थी, वही हमारे लिए कमाता था और उसी की कमाई से हमारा घर चलता था। मैं उसके पास गई, मैं भी बहुत दुखी थी। अब हम सब सोच रहे थे कि चाचा के घर जाएं या फिर वापस अपने घर लौट जाएं, पर उस दिन की रात बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। अचानक से मेरी माँ चिल्लाती हैं, वह ऊँट को देख रही होती हैं। फिर वह बोलती हैं, अरे देखो यह क्या है, उसके पैरों में खून कैसे निकल रहा है। जब मैं पास होकर देखती हूँ तो पता चलता है कि ऊँट के चारों पैरों में से खून ज़मीन के अंदर की तरफ जा रहा था और उसके पैरों में से खून अपने आप ही बाहर निकल रहा था। और उस ऊँट का खून ज़मीन पर रुक ही नहीं रहा था, वह ज़मीन के अंदर की तरफ जाए ही जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन के अंदर की तरफ से उस ऊँट का खून चूस रहा हो। शायद इसी ही वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और आज तो घर से निकलने से पहले ही हमारे पड़ोस के ही एक आदमी ने भी यही बात बताई थी कि रात के समय वहाँ से मत जाओ, क्योंकि इस जगह पर बहुत से लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। और आज हमारे ऊँट की भी मौत हो गई। और वैसे ही मौत के बारे में वह आदमी भी बता रहा था। उन सभी लोगों के शरीर से खून को चूस लिया गया था। और फिर तभी मुझे अपनी सहेली के द्वारा बताई गई तलवे चाटने वाले जिन्नात की बात याद आ गई। उसने भी मुझे यह बात बताई थी एक दिन, पर मुझे याद नहीं था, पर आज याद आ गई। मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि यह सब जो रेगिस्तान में लोगों की हत्या हो रही है, यह और कोई नहीं बल्कि तलवे चाटने वाला जिन्नात कर रहा है। वह रेगिस्तान के अंदर ज़मीन में रहता है और उसको जीने के लिए किसी भी जानवर या इंसान का खून चाहिए होता है। और वह अपना शिकार हमेशा रात में ही करता है। और उस जिन्नात के होने का पता तभी चलता है जब हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। मेरे को जैसे ही यह बात याद आई, मैं फ़ौरन अपने मम्मी पापा से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, मम्मी फ़ौरन अपने चप्पल या जूते पहन लो, क्योंकि जब हम ऊँट गाड़ी से नीचे गिरे थे तो हमारे चप्पल जूते इधर उधर खो गए। मेरी मम्मी बोली, ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने अपनी मम्मी पापा से बोला कि यह सब जो इस रेगिस्तान में हो रहा है, आज इस ऊँट की मौत और पहले उन सभी लोगों की मौत हो जाना, यह सब तलवे चाटने वाला जिन्नात का काम है। मेरे पापा और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गए मेरी यह बात सुनकर। मैं भी खौफ से डरी हुई थी। फ़ौरन हम सब अपने चप्पल वगैरह ढूंढने लगे, पर इतना अंधेरा और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम सब बहुत ही ज़्यादा खौफ के कारण डर चुके थे। तभी फ़ौरन ही मुझे इतना ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगा, ऐसा लगता है कि कोई मेरे दोनों पैरों में सुइयां चुभा रहा हो। और मुझे महसूस होने लगा कि मेरे शरीर से कुछ ऐसी चीज़ मेरे पैरों के तले बाहर निकल रही हो। मुझे इतना तेज़ तेज़ दर्द हो रहा था। जब मेरे पापा ने मेरे पैरों की तरफ देखा कि मेरे दोनों पैर खून से सन चुके थे और मैं बेहोशी की अवस्था में आ चुकी थी, फ़ौरन मेरे पापा ने मुझे उठा लिया,
मेरे पापा के पैरों में जूती थी, राजस्थानी जूती। मेरी माँ ने भी अपनी सैंडल पहन ली, बस मैं ही नंगे पैर घूम रही थी। जब मेरे पापा मुझे उठाए तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि तेरे पैरों में से खून इतनी ज़ोरों से टपक रहा था कि वह नज़ारा देखकर हम सब चौंक गए। पापा मुझे लेकर ऊँट गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में लेटा दिए। मेरे पापा मेरी मम्मी से बोले, तुम भी फ़ौरन ऊँट गाड़ी में चढ़ जाओ। फिर उसके बाद मेरे पापा भी ऊँट गाड़ी में आ गए। हम तीनों लोग अंदर की तरफ छुपे हुए थे और बाहर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। हम बिल्कुल तप रहे थे उस गर्मी में। फिर मेरे मम्मी पापा ने सोचा, अब हम पूरी रात इसी ही गाड़ी में बिताएंगे और कल सुबह ही कोई मिलेगा तो उससे मदद लेकर वापस अपने घर की ओर निकल जाएंगे। मेरे पापा ऊँट की तरफ देखते हुए रोए जा रहे थे। फिर कुछ ही मिनटों बाद ही हम तीनों सो गए। मेरी मम्मी ने मुझे उस ऊँट गाड़ी के त्रिपाल से मुझे ढक दिया और ढकते ही मुझे इतना ठंडा महसूस होने लगा कि जैसे ही मैं उस त्रिपाल के बाहर अपना मुंह निकालती, अगर अपना शरीर भी बाहर निकालती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती और अंदर डालते ही ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता। फिर लगभग 1 घंटे बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ किसी ने मेरे पेट के ऊपर रख दी हो। मैंने उस त्रिपाल से अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखना चाहा। मैं दाएं बाएं देखती हूँ तो मम्मी पापा दोनों सो रहे थे और मैं जैसे ही अपनी पेट की तरफ देखती हूँ तो मेरे पेट के ऊपर एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वह शायद सो रही थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरा बहुत ही मन कर रहा था कि मैं करवट बदल कर सो जाऊं, पर हैरानी वाली बात यह थी कि यह बिल्ली आई तो आई कहाँ से, और इतने सुनसान रेगिस्तान में, और इतनी रात को बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने अपनी मम्मी को बुलाना चाहा, पर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। तभी मैंने डरते हुए उस त्रिपाल से खुद को ढक लिया और सोने की कोशिश करने लगी। उसी रात मुझे एक सपना भी आया। वह सपना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। दोस्तों, वह सपना इतना भयानक था कि अगर मैं उस सपने को आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। उस सपने में मैं अपने आप को रेगिस्तान के अंदर दबी हुई पाती हूँ। बस मेरा ज़मीन से ऊपर सर ही बाहर रहता है और गर्दन से नीचे पूरा का पूरा शरीर रेगिस्तान के अंदर दफन रहता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और पता नहीं अचानक से एक एक करके बिल्लियों की रोने की आवाज़ आने लग जाती है। वह आवाज़ इतनी भयानक रहती है, मेरी रूह काँप जाती है। तभी जिन बिल्लियों की रोने की आवाज़ आ रही थी वह धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। वह सारी की सारी बिल्लियाँ काली रहती हैं। तभी एक रोशनी आती है। उस रोशनी में से एक काले लिबास में एक काला साया बाहर निकलता है। फिर वही काला साया मेरे पास आता है, मेरे चेहरे के बिल्कुल पास। उसका चेहरा इतना भयानक था कि दोस्तों, मैं आप सभी को नहीं बता सकती। मेरी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं उस काले साये को देख भी नहीं पा रही थी। मैं अपनी नज़रों को नीचे झुकाना चाहती थी पर झुका भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें उसी की आंखों को देखी ही जा रही थी। उसकी लाल लाल आंखों में से लाल लाल खून टपक रहा था। उसके होंठ नहीं थे, नुकीले दांतों वाला मुंह था। वह अपने नुकीले दांतों को मेरे होठों के पास लाता है और फिर वह काला साया अपने नुकीले दांतों से मेरे होठों को पकड़ लेता है और मेरे शरीर का खून चूसने लग जाता है। वह मेरे होठों को इतनी ज़ोरों से चूसता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और मेरी आंखों से भी अभी भी आंसू टपक रहे थे। लगभग उसने मेरा पूरा जबड़ा अपने दांतों में फंसा लिया था। बेशक यह सपना था, पर दोस्तों यह सपना इतना भयानक था कि जब मेरी आंख खुली तो मैं ऐसी हालत में थी कि मेरी पल भर में मौत हो जाएगी। फिर तभी मैं त्रिपाल को हटाकर उस बिल्ली को देखना चाह रही थी। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं फ़ौरन अपने चेहरे के ऊपर से त्रिपाल को हटाई, पर वहाँ कोई नहीं था। वह बिल्ली भी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, पर मुझे अभी भी ऐसा एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पेट के ऊपर बैठा हुआ है।
मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा वजन महसूस हो रहा था। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने मम्मी पापा को उठाने लगी। मेरी मम्मी पापा भी अचानक से उठ गए और मुझे देखने लगे और मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। पर ना जाने कैसे मेरे पेट में अभी भी वजन वजन सा महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे पैरों को देखती हैं और चौंकते हुए बोलती हैं, हे भगवान, यह क्या हो गया तेरे पैरों को। मैं भी अपने पैरों को देखती हूँ तो चौंक जाती हूँ। एक तो ऊपर से काफ़ी दर्द हो रहा था और पैरों पर छोटे छोटे लाल लाल निशान थे, वह भी बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपनी माँ को अपने पेट में भारीपन के बारे में नहीं बताया। तभी अचानक ही वहाँ से 2-3 लोग ऊँट गाड़ी से गुजर रहे थे। हमने उन्हें अपने गांव की तरफ ले जाने के लिए कहा और उनको कल रात की सारी बात भी बताई। तो वह लोग हमें हमारे घर छोड़ आए। अपने घर पहुंचकर हम सब खुश थे। पर जब हम उस ऊँट गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो आस पड़ोस के लोग घूरे जा रहे थे और मेरी मम्मी पापा से पूछने लगे कि क्या हो गया तुम्हारी बेटी को। तभी पड़ोस से वही आदमी बाहर आया और मेरे पापा से बोलने लगा, मैंने कहा था ना उस रेगिस्तान के रास्ते से रात के वक्त मत जाना। और तुम्हारा ऊँट कहाँ है? मेरे पापा रोते हुए बोले, मर गया। वह आदमी मेरे पापा की बात सुनकर चौंक गया और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा को सहारा देते हुए हमें हमारे घर के अंदर तक छोड़ कर आया और हम सब के लिए फ़ौरन कुछ खाने पीने के लिए लेकर आया। वह हमसे कल रात की सारी जानकारी पूछे जा रहा था और मेरे पापा ने भी कल रात की सारी बातें उसे बता दी। मैंने किसी को भी अपने उस सपने और पेट में भारीपन के बारे में अभी तक नहीं बताया था। जिस दिन हम अपने घर पहुंचे थे उसी रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। उस रात मुझे फिर से वैसे ही महसूस हुआ कि कोई मेरे पेट के ऊपर बैठा हुआ है। मैं चद्दर ओढ़कर लेटी हुई थी। उस दिन तो मेरा पूरा शरीर जम सा गया। मैं ना तो अपने हाथों से उस चद्दर को हटा पा रही थी और ना ही हिला डुला पा रही थी। फिर तभी अचानक से मेरी आंखें खुली। मैं अपने चद्दर को अपने ऊपर से हटाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे कमरे में से एक काले रंग की बिल्ली बाहर की तरफ जा रही थी और रात के 1 बज रहे थे। मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी अपने घर के बाहर से कि किसी आदमी की चप्पल की बद्दी जब टूट जाती है और वह उसे ज़मीन से ना उठाकर रगड़ रगड़ कर चलता है, वैसी ही आवाज़ आ रही थी। जब मैं अपने खिड़की से बाहर की तरफ देखती हूँ तो गली की तरफ एक छोटी सी लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, वह काफ़ी छोटी थी। वह गली में इधर से उधर चल रही थी, पर आवाज़ तो ऐसी आ रही थी कि कोई बड़ा आदमी हो और वह काफ़ी बल देकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर कर के चल रहा हो। पर जब मैं देखती हूँ तो वहाँ सिर्फ छोटी सी लड़की ही चल रही होती है। गली के शुरू में और गली के अंत तक मुझे उस बच्ची के साथ कोई भी दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड के लिए मेरी नज़र उस बच्ची से हटी, तभी पलक झपकते ही वह लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैं वह नज़ारा देखकर चौंक गई। मैं अपनी आंखों को मसल मसल कर देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह लड़की अचानक से कहाँ चली गई। मुझे अब अपने कमरे में काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी और मेरे पेट पे भी अब काफ़ी दर्द हो रहा था और बिल्लियों की भी रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं खौफ के कारण अपने बिस्तर पर लेट गई और चद्दर को अपनी मुंह के ऊपर ढक लिया। तभी फिर से बिल्लियों की आवाज़ आने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे पेट के ऊपर आकर बैठ गया हो। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चद्दर को हटाकर अपनी पेट की तरफ देखूं कि आखिर कौन बैठा है। मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी अचानक से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब मैं उठी तो मेरी माँ मेरे पास बैठकर रो रही थी। मैंने अपनी माँ से बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? मैं जैसे ही उठी मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरी माँ बोली मुझसे, देख तेरे पैर कितने सूज गए हैं, काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं नहीं बता सकती कि मेरे पैर कितने बड़े हो गए थे। मेरे पैर काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और उनमें काफ़ी दर्द भी हो रहा था।
और मुझे काफ़ी कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। तभी जो पड़ोस वाला आदमी था वह मेरे घर आया और मेरे पापा से बोला कि सब ठीक तो है ना। मेरे पापा ने उस आदमी से बोला कि कुछ भी ठीक नहीं है। जब से हम उस रेगिस्तान से बचकर आए हैं तब से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। जिस तरह से उस जिन्नात ने मेरी बेटी के पैरों से खून चूसा, आज जब हम उठकर देख रहे हैं तो उसके दोनों पैर सूजे हुए हैं और वह बुखार से लथपथ है। उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जो वह कहानी के शुरू में पड़ोसी वाला आदमी था और जो अब मुझसे मेरे कमरे में मुझे देखने आया था, वह मेरा बॉयफ्रेंड था। वह मेरे से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, पर हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। हमारे इस रिश्ते के बारे में मेरे माँ बाप को नहीं पता था। वह जो आदमी था उसका नाम विनय था। हमारे पड़ोस में 4 साल से रह रहा है और मेरा उसके साथ रिश्ता 2 साल से चल रहा है। वह पड़ोस में अकेले ही रहता है। उसके मम्मी पापा किसी और शहर में उसके छोटे भाई के साथ रहते हैं। तभी विनय मेरे घर बार बार आकर मेरे और मेरे घर वालों के बारे में पूछे जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे में आया और मेरी ऐसी हालत देखकर वह फ़ौरन पास के मंदिर में से एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा को बुला कर लाया। वह बाबा जब मेरे घर आए और घर के अंदर प्रवेश करते ही समझ गए कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। काली शक्तियों का भर भर कर साया मंडरा रहा है हमारे ऊपर। जब बाबा मेरे कमरे में आए और वह मेरी ऐसी हालत देखकर चौंक गए और वह फ़ौरन बिना वक्त गवाते हुए विनय से और मेरे पापा से बोले, जल्द से जल्द जो मैं आप सभी को सामान बता रहा हूँ वो आप दोनों 1 घंटे के अंदर तक लेकर आएँ, वरना हम सबको इस हालात से हाथ धोना पड़ जाएगा। विनय और मेरे पापा सारा सामान लेकर 1 घंटे के अंदर तक पहुँच गए। तभी वह बाबा गंगा जल लेकर हमारे पूरे घर में छिड़काव करने लगे और हम सबके हाथों में एक घंटी और एक चाकू पकड़ा दिए। बोले कि इस चाकू को अपने कपड़ों के साथ ऐसे करके फंसा लो ताकि वह किसी को दिखाई भी ना दे और वह गिरे भी ना। और जो घंटी है उसे आप लोग अपने हाथ में लेकर रखिए। जब मैं आप सबसे बोलूँगा तभी आप बजाना शुरू करिएगा। फिर तभी बाबा ने चंदन का लेप बनाया और मेरे पैरों में लगा दिए और मेरी मम्मी को वह चंदन का लेप दे दिए और मेरी माँ को मेरे पूरे शरीर पर लगाने के लिए बोल दिए। कहा कि जैसे मैंने इसके पैरों पर लगाया है वैसे ही आप इसके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा दीजिए। इसको पूरा चंदन से ढक दीजिए और उसके बाद मैं गंगा जल का छिड़काव करूँगा इसके शरीर के ऊपर। फिर कुछ ही देर बाद बाबा ने महामृत्युंजय का पाठ करना शुरू कर दिया। महामृत्युंजय का पाठ लगभग कई घंटों तक चला और हम सबको बाबा की तरफ से इशारा मिलते ही हम सब ने घंटी बजाना शुरू कर दिया और हम सभी से जय महाकाल, हर हर महादेव बोलने को भी कहा हम सभी से। उस रूम में उस वक्त बाबा, मेरी माँ, मेरे पापा और विनय ही था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का महसूस हो रहा था। मेरे पैरों का दर्द और सूजन भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगले दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया और उन बाबा को मेरे पापा ने 50,000 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ 1 वक्त का खाना खिला दो, बाकी मेरा काम बन जाएगा। पर मेरे पापा ने उन्हें उस दिन खाना भी खिलाया और उन्हें कई सालों तक, जब तक उनकी मृत्यु ना हो गई तब तक उनको रोज़ाना खाना भी खिलाया और उनको किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं होने दी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी और मेरी ऐसी हालत को भी उन्होंने पल भर में ठीक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यह सब जो कुछ भी सही हुआ वह हुआ तो बस महादेव के कारण। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करिए दोस्तों। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मैं जिन्नातों की कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। मेरे पास ऐसी ही खौफनाक कहानी काफ़ी पड़ी हुई है।
तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।